आज की कहानी एक ऐसी ऐतिहासिक चोरी पर आधारित है जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सफल चोरियों में से एक मानी जाती है। इस दुनिया में अब तक अनगिनत डकैतियां और चोरियां हुई हैं और अधिकतर मामलों में पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। लेकिन आज जिस चोरी की बात हो रही है वह अपने आप में अनोखी है, क्योंकि इसमें तीन ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो इसे इतिहास की सबसे अलग और बड़ी चोरी बनाती हैं। पहली बात यह है कि यह चोरी कला जगत से जुड़ी है और इसमें जो सामान चोरी हुआ वह दुनिया में कला के इतिहास की सबसे महंगी चोरी मानी जाती है। दूसरा, इस चोरी को हुए करीब 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, न ही चोरी हुआ सामान बरामद हो पाया। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी किए गए सामान की जो कीमत थी, उसका दोगुना इनाम घोषित किया गया था। यानी जो भी उस चोरी के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा या चोरी हुए सामान की बरामदगी में योगदान देगा, उसे मूल कीमत से 2 गुना इनाम देने का ऐलान किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वह चोरी हुई कौन सी चीज थी और उसकी कीमत कितनी थी। अगर आज के समय में उस चोरी हुए सामान की कुल कीमत आंकी जाए तो यह लगभग $500 मिलियन होगी, जो भारतीय मुद्रा में 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है। यह चोरी इतिहास में अब तक की सबसे सफल और रहस्यमयी चोरी मानी जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी न तो इससे पहले कभी हुई और न ही इसके बाद कहीं देखने या सुनने को मिली। यह कहानी अब भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है और दुनिया भर के जासूस, पुलिस और कला विशेषज्ञ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन 32 साल बाद भी यह एक गूढ़ कहानी ही बनी हुई है। ये कहानी अमेरिका के प्रसिद्ध शहर बोस्टन की है और यह जुड़ी है वहां स्थित इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम से, जो कला और इतिहास के प्रेमियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन इस म्यूजियम की कहानी सिर्फ इसकी कला संग्रह की वजह से दिलचस्प नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर एक समृद्ध और प्रभावशाली महिला थीं, जिनका विवाह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुआ था। उनके पति को भी कला और ऐतिहासिक वस्तुओं का गहरा शौक था। इस रुचि के चलते दोनों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, खासतौर पर यूरोप, जहां से उन्होंने बेशकीमती और दुर्लभ कलाकृतियां एकत्रित करनी शुरू की। धीरे धीरे उनके पास इतनी अनमोल चीजें इकट्ठा हो गईं कि उन्होंने महसूस किया कि इन्हें आम लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि हर कोई इस कला और इतिहास की विरासत को देख सके और सराह सके। इसी सोच के तहत उन्होंने 1903 में बोस्टन में इस म्यूजियम की नींव रखी। यह म्यूजियम किसी साधारण इमारत की तरह नहीं था, बल्कि यह एक शानदार महल जैसा था, जिसे उन्होंने अपने अपार धन और संसाधनों की मदद से बनवाया था। उनकी इच्छा थी कि यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी और दुर्लभ कलाकृतियां रखी जाएं, ताकि यह म्यूजियम कला प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर बन सके। समय के साथ यहाँ पर संग्रहित कलाकृतियों की कीमत $500 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी गई, जो इसे दुनिया के सबसे मूल्यवान संग्रहालयों में से एक बनाता है। हालांकि इस म्यूजियम की स्थापना के कुछ साल बाद ही 1924 में इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण वसीयत तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपने म्यूजियम को लेकर कई महत्वपूर्ण शर्तें रखीं। यह वसीयत क्या थी और कैसे यह म्यूजियम आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का शिकार बना, यही इस कहानी की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कड़ी है। इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर की मृत्यु के बाद उनके म्यूजियम की देखभाल के लिए उनके कुछ करीबी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हें म्यूजियम का डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सख्त शर्तें भी रखी थीं, ताकि यह संग्रहालय हमेशा उसी रूप में बना रहे जैसा उन्होंने इसे बनाया था। उनकी वसीयत के अनुसार इस म्यूजियम की कोई भी चीज कभी भी बेची नहीं जाएगी, न ही इसे म्यूजियम से बाहर ले जाया जाएगा। यहाँ तक कि म्यूजियम के अंदर रखे गए किसी भी सामान को बदला नहीं जाएगा, न ही कोई नई कलाकृति इसमें जोड़ी जाएगी। इसका अर्थ यह था कि यह म्यूजियम हमेशा उसी रूप में रहेगा जैसा इसाबेला ने इसे छोड़ा था। न तो कोई नया बदलाव होगा और न ही कोई भी अमूल्य कलाकृति इससे अलग की जाएगी। इसके अलावा इसाबेला ने म्यूजियम के लिए कुछ धनराशि भी छोड़ी थी, जिससे उसकी सुरक्षा, रखरखाव और स्टाफ की सैलरी का खर्च उठाया जा सके। शुरुआत में सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता रहा, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं।
1990 के दशक तक आते आते म्यूजियम के लिए छोड़ी गई धनराशि धीरे धीरे खत्म होने लगी। चूंकि म्यूजियम एक ऐतिहासिक धरोहर था और इसमें रखी चीजें बेशकीमती थीं, इसकी देखभाल के लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी। लेकिन धन की कमी के कारण सुरक्षा व्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं। म्यूजियम की सुरक्षा में पहले जितनी सख्ती थी, वह समय के साथ ढीली पड़ गई। पहले जहां सुरक्षा गार्ड्स और निगरानी का पुख्ता इंतजाम था, वहीं अब सुरक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। पहरेदारों की संख्या भी घटने लगी और धीरे धीरे म्यूजियम की रक्षा प्रणाली में कई खामियां उभरने लगीं। इसी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाते हुए इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरी को अंजाम दिया गया, जिसने इस म्यूजियम को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी। ये बात बहुत सारे चोरों को भी पता थी कि इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम में जो दुर्लभ और अनमोल कलाकृतियां रखी हुई हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। कला संग्रहकर्ताओं के बीच इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए तक आंकी जाती थी। अखबारों में भी समय समय पर इस म्यूजियम की अनमोल पेंटिंग्स और ऐतिहासिक कलाकृतियों की खबरें छपती रहती थीं, जिससे यह चर्चा आम हो गई थी कि यदि कोई इन चीजों को हासिल कर ले तो उसे बेहिसाब दौलत मिल सकती है। दूसरी ओर, पैसों की कमी के कारण म्यूजियम की सुरक्षा अब पहले जैसी सख्त नहीं रह गई थी। सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की थी। रात की ड्यूटी पर सिर्फ 2 गार्ड तैनात होते थे और दिन में भी मुश्किल से 2 या 3 गार्ड ही रहते थे। हालांकि म्यूजियम में कुछ सुरक्षा उपाय किए गए थे, जैसे कि कुछ गैलरियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन यह हर जगह मौजूद नहीं थे। यानी पूरे म्यूजियम में कैमरों की पर्याप्त संख्या नहीं थी, जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक हो रही थी। इसके अलावा वहां इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर भी लगाया गया था, जो यह पता लगा सकता था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि किसी विशेष क्षेत्र के करीब जाता है, तो अलार्म बजेगा और उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह थी कि पूरे म्यूजियम में यह सिस्टम भी हर जगह मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए कुछ चोरों ने एक खौफनाक साजिश रची। अब कहानी उस दिन से शुरू होती है जब दुनिया की सबसे रहस्यमयी और बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। 18 मार्च 1990। उस दिन अमेरिका में सेंट पैट्रिक डे मनाया जा रहा था, जो वहां के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग आमतौर पर जबरदस्त पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और देर रात तक जश्न मनाते हैं। पूरे शहर में हलचल थी, लोग उत्सव के माहौल में डूबे हुए थे। और इसी रात, जब पूरा शहर मस्ती में मग्न था, 2 लोग एक चौंकाने वाले इरादे के साथ इस म्यूजियम की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे इरादे जो इतिहास में सबसे बड़ी कला चोरी के रूप में दर्ज होने वाले थे। 18 मार्च 1990 की रात लगभग 1:24 बजे 2 लोग बोस्टन पुलिस की वर्दी पहनकर इस म्यूजियम में दाखिल हुए। उस समय म्यूजियम में सिर्फ 2 गार्ड ड्यूटी पर मौजूद थे, जिनकी शिफ्ट रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक थी। इन दोनों गार्ड्स के नाम थे अवैध और रैंडी। इनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच थी। म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार एक गार्ड हमेशा मुख्य सुरक्षा डेस्क पर बैठता था, जहां से पूरे म्यूजियम की सुरक्षा निगरानी होती थी, जबकि दूसरा गार्ड समय समय पर पूरे परिसर का राउंड लगाता था। रात 11:30 बजे जब शिफ्ट बदली गई, तो पहले अवैध ने पूरे म्यूजियम का राउंड मारा। हर गैलरी और कॉरिडोर में घूमकर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद वह वापस सिक्योरिटी डेस्क पर आकर बैठ गया। इसके बाद रैंडी की बारी आई। उसने भी उसी तरह पूरे म्यूजियम का राउंड मारा और फिर अपनी जगह आकर बैठ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, म्यूजियम शांत था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरी होने वाली थी। रात 1:24 बजे जब गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे, तभी अचानक 2 लोग बोस्टन पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं। वे पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मानो वे किसी आधिकारिक काम के लिए आए हों। गार्ड्स ने उन्हें देखते ही चौकसी बरती, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे असली पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि ऐसे खतरनाक चोर थे जो इतिहास में अब तक की सबसे सफल कला चोरी को अंजाम देने आए थे। वे नकली पुलिसकर्मी अंदर आते ही सीधे सिक्योरिटी डेस्क की ओर बढ़े और गार्ड से कहा कि उन्हें सेकंड फ्लोर से किसी घंटी की आवाज सुनाई दी है, जिससे उन्हें संदेह है कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि वे बोस्टन पुलिस की वर्दी में थे,
इसलिए गार्ड्स को उन पर शक करने की कोई वजह नहीं दिखी। अवैध, जो उस समय सिक्योरिटी डेस्क पर बैठा था, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अंदर जाने की अनुमति देता है। लेकिन तभी उनमें से एक नकली पुलिस वाला अवैध को ध्यान से देखता है और अचानक कहता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम शायद किसी केस में वांटेड हो। यह सुनकर अवैध चौंक जाता है और सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, पुलिस की वर्दी में खड़ा एक शख्स उसे आदेश देता है, साइड में आओ। अवैध को लगता है कि यह एक गंभीर मामला हो सकता है, इसलिए वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आ जाता है। तभी वे नकली पुलिस वाले उससे पूछते हैं, अंदर और कौन है? अवैध बताता है कि एक और सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर है। वे उसे तुरंत बुलाने को कहते हैं। अवैध अपने साथी रैंडी को आवाज देता है। जब रैंडी सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है तो नकली पुलिसकर्मी उसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए उसे भी भ्रमित कर देते हैं। फिर अचानक वे दोनों गार्ड से कहते हैं, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शक है कि तुम पहले किसी अपराध में शामिल रहे हो। अवैध और रैंडी दोनों चौंक जाते हैं और अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन दोनों के हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद चोर उनकी आंखों, मुंह और पूरे चेहरे पर प्लास्टिक का मोटा टेप चिपका देते हैं, ताकि वे कोई आवाज न निकाल सकें या देख न सकें। केवल इतनी जगह छोड़ी जाती है कि वे सांस ले सकें, लेकिन बाकी सब कुछ सील कर दिया जाता है। अब तक यह साफ हो चुका था कि ये असली पुलिस वाले नहीं, बल्कि बेहद शातिर चोर थे, जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे। गार्ड्स अब पूरी तरह से बेबस थे। उनकी हर हरकत पर इन चोरों का नियंत्रण था और अगले कुछ घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरी होने वाली थी। चोरों ने दोनों गार्ड्स को पूरी तरह जकड़ने के बाद उन्हें म्यूजियम के बेसमेंट में ले जाया। वहां एक मोटे लोहे के पाइप से दोनों को कसकर बांध दिया गया, ताकि वे हिल भी न सकें। इस बीच चोरों ने करीब 25-30 मिनट तक सिर्फ म्यूजियम में इधर उधर घूमकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं कोई सिक्योरिटी अलार्म तो नहीं बज चुका। वे देखना चाहते थे कि कहीं गार्ड्स ने चुपके से कोई इमरजेंसी अलर्ट तो नहीं दिया, जिससे पुलिस या कोई सुरक्षा एजेंसी वहां आ सकती हो। लेकिन जब आधे घंटे तक कोई नहीं आया, तो उन्हें यकीन हो गया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब वे पूरी तसल्ली के साथ अपने असली मिशन को अंजाम देने के लिए म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं। इस म्यूजियम के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियां रखी हुई थीं। वे सीधा सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ और अनमोल पेंटिंग्स टंगी थीं। इनमें से एक चोर के पास एक लिस्ट थी। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं, बल्कि एक सटीक सूची थी उन नायाब कलाकृतियों की जिन्हें उन्हें चोरी करना था। इसका मतलब था कि ये कोई आम चोर नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी और वे जानते थे कि कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा कीमती है। लिस्ट निकालकर चोर उसे ध्यान से पढ़ता है और फिर दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों को उस लिस्ट से मिलाने लगता है। अगर दीवार पर लगी कोई पेंटिंग उस लिस्ट में मौजूद होती, तो वह उसे निशाने पर ले लेता। अब चोरी का असली खेल शुरू होता है, फ्रेम में लगे कांच को तोड़ने का। ज्यादातर पेंटिंग्स मजबूत फ्रेम और शीशे के अंदर सुरक्षित रखी गई थीं। चोर सबसे पहले उन पेंटिंग्स के कांच वाले फ्रेम को उठाते हैं और उन्हें जमीन पर जोर से पटक देते हैं। इससे फ्रेम के कांच चकनाचूर हो जाते हैं और पेंटिंग्स बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वे बड़े करीने से पेंटिंग्स को चारों तरफ से तेज धारदार चाकू या ब्लेड से काटते हैं, ताकि सिर्फ ओरिजिनल पेंटिंग निकलकर बाहर आ जाए और भारी भरकम फ्रेम वहीं रह जाए। उनके पास एक बड़ा बैग था, जिसमें वे एक एक करके सभी अनमोल पेंटिंग्स को बड़े एहतियात से रखते जाते। ये सब इतनी तेजी और सुनियोजित तरीके से किया गया कि कोई सबूत भी न बचे और पेंटिंग्स को आसानी से निकाला जा सके। यह सब बेहद सुनियोजित और पेशेवर तरीके से किया गया, जिससे कोई सबूत न बचे। जब वे नीचे बेसमेंट की ओर लौटे, तो देखा कि दोनों गार्ड्स अब भी उसी हालत में बंधे पड़े थे। तभी उनमें से एक चोर, शायद मजाक उड़ाने के अंदाज में, गार्ड्स की ओर देखकर एक ठंडी आवाज में कहता है, दिस इज अ रॉबरी। ये एक डकैती है। गार्ड्स कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके मुंह पर मजबूत टेप चिपका हुआ था और उनकी आंखें पूरी तरह बंद कर दी गई थीं। इसके बाद दोनों चोर अपने बैग उठाते हैं और म्यूजियम से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद म्यूजियम में सन्नाटा पसरा रहता है। गार्ड्स अब भी बेसमेंट में बंधे हुए हैं। ना वे आवाज निकाल सकते हैं, ना मदद के लिए पुकार सकते हैं। चोरों ने कुल 81 मिनट, 1 घंटे 21 मिनट में इस ऐतिहासिक चोरी को अंजाम दिया और फिर वहां से बिना किसी जल्दबाजी के गायब हो गए। इतने बड़े म्यूजियम से इतनी बेशकीमती चीजें
इतनी सफाई से चुराना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन ये चोर यह कर दिखाते हैं। चोरी के 4 घंटे बाद भी गार्ड्स उसी तरह बंधे हुए पड़े रहते हैं बेसमेंट में, अंधेरे में, पूरी तरह लाचार। अंततः सुबह का वक्त आता है और नई शिफ्ट के गार्ड्स म्यूजियम में पहुंचते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। उन्हें कुछ अजीब लगता है। वे आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे उन्हें सिक्योरिटी डेस्क और गैलरी में अजीब सन्नाटा महसूस होता है। कुछ ही पलों में उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। वे अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों गार्ड्स बंधे हुए पड़े हैं, पूरी तरह बेबस। अब तक यह साफ हो चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी कला चोरी को अंजाम दिया जा चुका था और कोई नहीं जानता था कि ये चोर कौन थे और वे कहां चले गए। गार्ड्स को खोलने के बाद दोनों अपनी पूरी कहानी बताते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस म्यूजियम पहुंची और छानबीन शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन पाया कि कई कैमरे काम नहीं कर रहे थे। सभी कैमरों को पहले ही चोरों ने खराब कर दिया था। इसके अलावा जो इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर लगे थे, उन्हें भी चोरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल रूम में जाकर सभी रिकॉर्डिंग चेक की और वीएचएस टेप्स को भी निकाल लिया। चोरों ने किसी भी प्रकार के सबूत छोड़ने से बचने के लिए इन सभी रिकॉर्डिंग्स को भी निकाल लिया था, ताकि न तो उनका चेहरा और न ही कोई फिंगरप्रिंट्स किसी पर ज्ञात हो पाए। वे इतने सफाई से काम कर रहे थे कि किसी भी फॉरेंसिक एविडेंस का पता नहीं चल पाया। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था। दोनों चोर पुलिस की वर्दी में थे और उनका चेहरा नकाब से ढका नहीं था, जिससे गार्ड्स उन्हें पहचान सके थे। हालांकि चोरों के चेहरे के बारे में पुलिस को कुछ जानकारी मिली, लेकिन उनका हुलिया और पहचान से कोई मेल नहीं खा रहा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम और अन्य तफ्तीश शुरू की, लेकिन यह मान लेना मुश्किल था कि यह सुपर प्रोफेशनल चोर कौन हो सकते थे। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, लेकिन कहीं भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। हर रास्ता अलिखित था और यह मामला गोपनीयता की चादर में लिपटा हुआ था। चोरों का यह कदम इतना सटीक और योजनाबद्ध था कि अब पुलिस के लिए यह इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का केस बन चुका था, जिस पर कोई सटीक हल नहीं मिल रहा था। शुरुआत में गार्ड्स पर शक किया गया था, क्योंकि वे रात में म्यूजियम में अकेले थे जब चोरी हुई थी। काफी पूछताछ के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला और इस मामले को फिर एफबीआई को सौंपा गया। एफबीआई ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन कोई प्रमाण या संदिग्ध नहीं मिला। फिर म्यूजियम के अधिकारियों ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को काम पर लगाया और उनसे उन सभी लोगों की जांच करने को कहा जो आर्ट की दुनिया के शौकीन थे और स्मगलिंग से जुड़े हो सकते थे, लेकिन इससे भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद म्यूजियम ने चोरी गए सामान की एक लिस्ट बनाई और जब ये लिस्ट सामने आई तो पता चला कि चोरी की गई 13 बहुमूल्य कलाकृतियां दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स में से थीं। इनमें से एक तो रेम्ब्रांड की पेंटिंग द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली थी, जो बेहद मूल्यवान थी। साथ ही द लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक और सेल्फ पोर्ट्रेट जैसी और भी बहुमूल्य पेंटिंग्स भी चुराई गई थीं। इसके अलावा डेगा की कॉटन एक्सचेंज और 3 माउंटेड जॉकीज जैसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी चोरी हो गईं। और इस चोरी में एक प्राचीन चीनी बर्तन और नेपोलियन के समय का एक फ्रेंच इंपीरियल ईगल भी शामिल था। इन चोरी गई चीजों ने मामला और भी जटिल बना दिया, क्योंकि इनका कीमती होना केवल आर्ट प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि आर्ट स्मगलर्स के लिए भी आकर्षक था। इस चोरी ने इतना बड़ा हंगामा मचाया कि न सिर्फ पुलिस बल्कि एफबीआई और प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी इसे सुलझाने में नाकाम रहे। आज भी यह दुनिया की सबसे बड़ी कला चोरी के रूप में याद की जाती है और इस केस का कोई ठोस हल नहीं निकल सका। वहां एक झंडा भी था जो उस जगह की पहचान का प्रतीक था। ये झंडा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था, लेकिन चोरों ने उसे निकालने की कोशिश की। हालांकि वह झंडा बहुत बड़ा था, इसलिए उसे निकालना उतना आसान नहीं था। इसके अलावा वहां एक और वस्तु थी, जो 1 बजे के समय में बना हुआ ईगल था, जिसे चोरों ने थोड़ा सा निकालकर अपने साथ ले लिया। ये सभी चीजें बहुत ही बेशकीमती थीं, खासकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और इनका मूल्य बहुत अधिक था। जब इन चीजों की चोरी का खुलासा हुआ तो यह पता चला कि इनकी कुल कीमत लगभग $500 मिलियन है, जिसमें नायाब पेंटिंग्स और कला के दुर्लभ नमूने शामिल थे। इस चोरी के बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की, जांच और पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। हर एक संभावित मार्केट में यह पूछा गया कि इन चीजों को कहां बेचा जा सकता है,
क्योंकि यह सब बहुत ही कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थीं। इस बीच एफबीआई ने भी इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी। वे उन सभी गैंगों का पता लगाने में लगे थे जो इस तरह की चीजों को चुरा कर बेचते थे, और उनके संभावित खरीदारों की एक लिस्ट भी बनाई गई। एफबीआई ने उन सभी शौकीनों के पास जाकर पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और चोरों का कोई भी पता नहीं चला। धीरे धीरे यह मामला और भी जटिल होता गया, क्योंकि चोरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। इस बीच एक और पहलू सामने आया, रिवॉर्ड का पैसा। जो भी व्यक्ति इस चोरी के बारे में कोई जानकारी देता, उसे इनाम दिया जाता, और यह इनाम समय के साथ बढ़ता गया। शुरू में यह कुछ ही लाख डॉलर था, लेकिन बाद में यह बढ़कर 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके अलावा म्यूजियम की ओर से भी यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति नेपोलियन के झंडे का ईगल चुराने के बारे में सूचना देगा, उसे 1 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त इनाम दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद किसी ने भी इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं दी, और यह भी प्रयास विफल हो गए। 2015 में पुलिस ने दावा किया कि वे चोरी के करीब पहुंच चुके थे और 2 महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में उन्हें जानकारी मिल चुकी थी। फिर 2017 में एफबीआई ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अब पता चल चुका है कि चोरी किसने की थी, और 2 संदिग्धों के नाम भी सामने आए। लेकिन यह भी खुलासा हुआ कि ये दोनों लोग 1951 में ही मर चुके थे। एक को गोली मार दी गई थी और दूसरे की बीमारी से मौत हो गई थी। हालांकि यह सवाल बना रहा कि क्या इन दोनों के पास कोई ठोस सबूत था जो यह साबित कर सके कि वे ही चोर थे। एफबीआई इस पर भी कुछ स्पष्टता नहीं दे सकी, और मामला अभी भी अंधेरे में था। समय बीतता गया, लेकिन इस चोरी का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया। एफबीआई ने यह दावा किया कि वे इस चोरी के मामले के बहुत करीब हैं, और चोरों का पता भी चला है। उन्होंने यह भी बताया कि इन चुराई गई चीजों को किस किस मार्केट में बेचा गया और कहां-कहां इन चीजों को ले जाने की कोशिश की गई थी। कुछ स्थानों के नाम भी दिए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इन चुराई गई किसी भी चीज का कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने यह भी कहा कि चुराई गई चीजें ला डेल्फिम ए नामक एक नेटवर्क के माध्यम से बेची जा रही थीं। पुलिस ने इस नेटवर्क तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। चोरों का कोई पता नहीं चल सका, और न ही चोरी की गई चीजों का कोई निशान मिला। अब 32 साल बीत चुके हैं। एफबीआई की पूरी टीम, पुलिस, कला प्रेमियों और कई जर्नलिस्टों ने इस मामले की जांच की। प्राइवेट डिटेक्टिव भी इसमें शामिल हुए, लेकिन फिर भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। आज भी इस ऐतिहासिक चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उस चोरी के दौरान जो अनमोल और बेशकीमती चीजें इसाबेला गार्डन म्यूजियम से चोरी हुई थीं, वे आज तक वापस नहीं आईं। म्यूजियम की दीवारों पर खाली फ्रेम मौजूद हैं, जो इन खोई हुई कलाकृतियों का इंतजार कर रही हैं। सबसे दिलचस्प और रहस्यमय बात यह है कि जब यह चोरी हुई थी, उसके लगभग 10 दिन बाद 28 मार्च 1990 को म्यूजियम को फिर से खोला गया। म्यूजियम के कर्ता-धर्ताओं ने इस घटना के बाद एक अहम फैसला लिया, लेकिन इसका क्या असर पड़ा, यह आज तक पता नहीं चला। म्यूजियम के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि वे किसी से कुछ भी छिपाएंगे नहीं और सबको बताएंगे कि चोरी की गई बेशकीमती चीजें क्या थीं। उन्होंने उन सभी चीजों के फ्रेम को तोड़कर, जो दीवारों पर लगी थीं, चोरों द्वारा ले जाया गया था, उसी स्थान पर, उसी दीवार पर इन फ्रेम्स को फिर से लगाया, लेकिन ये अब खाली थे, आज भी इसाबेला गार्डनर म्यूजियम में। हालांकि इस मामले में एक और पहलू है जो कानूनी दृष्टिकोण से और भी जटिल बनाता है। कुछ कानूनों के तहत यदि चोरी के बाद 20 साल से अधिक समय बीत जाता है, तो उस समय के बाद चोरी की गई चीजों को वापस लौटाने या चोर को पकड़ने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि अगर अब यह साबित होता है कि चोर कौन था, तो उसे कानूनी रूप से सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के अनुसार वह मामला अब समय सीमा के बाहर जा चुका है। चोर चाहे तो अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं और सामान वापस कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह सामान कहाँ है और चोर कौन है। ये एक अब भी अनसुलझा रहस्य है। एफबीआई ने कई बार यह दावा किया कि वे इस मामले के बहुत करीब हैं, लेकिन इस केस में उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। यह मामला वास्तव में एक अजीब और जटिल केस है, जिसमें कोई ठोस सबूत और प्रमाण नहीं मिल पाए। इसके बाद इस मामले पर कई सालों बाद नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसका नाम था दिस इज अ रॉबरी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि रात को जब यह चोरी हुई तो वह बंधा हुआ था। यह कहानी न केवल कला चोरी की,
बल्कि एक ऐतिहासिक अपराध की भी है जो आज भी लोग याद करते हैं। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।